चलो प्रोजेक्टाइल मोशन समझते हैं एक बार। प्रोजेक्टाइल मोशन ना टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मतलब ऐसे मोशन जिसमें पार्टिकल दो डायरेक्शन में साइमल्टेनियसली मोशन करता हो, उसे कहते हैं टू डायमेंशन मोशन। अभी तक जो चीज़ें चल रही थी वो वन डायमेंशन में चल रही थी, एक लाइन पे। इसको स्टार्ट करने से पहले टू डायमेंशन की बातें समझ लेते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, बोलेगा इसकी जो वेलोसिटी है इनिशियल वो है 2i + 3j और एक्सेलरेशन जो है वो 4i + 2j है। तो बताओ t = 2 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, ऐसा कुछ बताया। तो अभी तक तो हम लोग एक u एक a t वगैरह था तो बना लेते थे। अभी जो है दो दो है, तो क्या करना है, पहले मैं एक्सेस कंसिडर करता हूँ। मान लो ये x ये y। शुरुआत में माना कि पार्टिकल t = 0 पे ओरिजिन पे, ऐसा मान लिया। ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कह रहा है कि x डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है और y डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पर वेलोसिटी का इनिशियल वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है वो 2 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल वेलोसिटी का ही जो y कंपोनेंट है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। ये मतलब हुआ। ये गिवन डेटा में एक्सेलरेशन है 4i 2j, इसका मतलब x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 4 है और y डायरेक्शन में 2 है। मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की जगह 2 सेकंड लेना है, मतलब ये मोशन के लिए भी टाइम की जगह 2 सेकंड लेना है और ये मोशन के लिए भी टाइम के लिए 2 सेकंड लेना है। कह रहा फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब आप होगा क्या, इस कंसेप्ट के हिसाब से पार्टिकल को इधर जाना चाहिए, ये वाले डेटा के हिसाब से पार्टिकल को इधर जाना चाहिए, बट एक्चुअली में दोनों डेटा मिक्स चलेगा, साथ में चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो ये इधर जाएगा ना ही ये इधर जाएगा, ये इधर कहीं बीच में जाएगा। ठीक है। अब t = 2 सेकंड बाद कहाँ पर जो है रहेगा, इस बारे में बात करते हैं। तो उसको अलग अलग सॉल्व करते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करते हैं। और हॉरिजॉन्टल मोशन को सॉल्व करेंगे, हॉरिजॉन्टल मोशन में वेलोसिटी जो होगी = ux + ax × t, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। v = u + at। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में 2 है, एक्सेलरेशन 4 है और टाइम 2 है, 4 × 8 + 2, तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट हो गया वो 10 मीटर पर सेकेंड का होगा। अब x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसमें x = ut + ½ at² लगाएंगे। u का मतलब 2, t का मतलब 2 + ½ a का मतलब 4, t² मतलब 2 × 2। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 × 4, 4 × 8, ये हो गया 12 मीटर। सिमिलरली y डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे। y डायरेक्शन को सॉल्व करेंगे तो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन uy + ayt लगाएंगे। uy की वैल्यू कितनी है, 3 है, ay की वैल्यू कितनी है, 2 है, 10 की वैल्यू 2, 2 × 4, 3 × 4 + 3 7 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट निकालना तो y = ut + ½ at²। तो u की जगह कितना है, 3 है, t की जगह 2 है, + ½ a की जगह 2 है, t² मतलब 2 × 2। इसे सॉल्व करेंगे 3 × 6 प्लस यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, 2 × 4 मतलब 10 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जो इधर कहीं गया, मान लो t = 2 सेकेंड पे, ये t = 0 है ओरिजिन पे इनिशियली। तो यहाँ पहुँचने के बाद पार्टिकल का वेलोसिटी x डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, y डायरेक्शन में पार्टिकल की वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड है। डिस्प्लेसमेंट जो है x डायरेक्शन मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, ये जो है वो 12 मीटर है और ये मतलब y, ये जो है वो 10 मीटर है। तो अगर हमको वेलोसिटी लिखना है तो वेलोसिटी मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखना है। फाइनल वेलोसिटी तो लिखेंगे 10i + 7j। और डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 12i + 10j। अगर हमको इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, फाइनल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, तो जैसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे निकालेंगे, 10² + 7², ये हो जाएगा 149। और अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो √12² + 10², ये हो जाएगा 144 + 100 मतलब 244। ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग टू डायमेंशनल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल भी टू डायमेंशनल मोशन है। कैसे, तो आप देखो, प्रोजेक्टाइल कहते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट है हमारे हाथ में, मान लो कि मार्कर है, मैं इसे ऐसे फेंक दूँ,
तो ये जो मोशन है इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब किसी पार्टिकल को हॉरिजेंटल के साथ, ये है हॉरिजेंटल के साथ एक एंगल पे फेंक रहा हूँ, ये होगा हॉरिजेंटल के साथ एक एंगल पे। तो जैसे एक एंगल पे फेंक रहे हैं तो ये जो मोशन है ये है कौन सा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। हॉरिजेंटल के साथ किस एंगल पे अगर किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया जाए तो उसके मोशन को कहते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जब इस मोशन में आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वेलोसिटी एक एंगल पे भेज रहे हैं, उस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट, दूसरा वाई कंपोनेंट, बराबर। और एक बार हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिए तब उसके बाद वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। अब वो ग्रेविटी के कंट्रोल में, मतलब जैसे हमने ऐसे फेंके अब वो किसके कंट्रोल में? ग्रेविटी के कंट्रोल में, ठीक है। तो अब ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? सामने की तरफ। किधर लग रहा है? ऐसी बातें कर रहे हो। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगता है? सामने लगता है। किधर लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स? नीचे की तरफ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? और हमने जो फेंको तो हमारा फोर्स किधर लग रहा है? नहीं, हमारा तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। हमारा फोर्स कैसे लगेगा? हम तो छोड़ दिए ना उसे, जैसे हमने इसे छोड़ दिया, देखो। अब क्या मैं आंखों से फोर्स लगाऊंगा उस पर? फोर्स कैसे लगाएंगे? लगाने के लिए या तो फिजिकल कनेक्शन होना चाहिए, या तो हमारे ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए, इसके ऊपर कोई चार्ज होना चाहिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, ऐसा टाइप का फोर्स लगे। ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर आप बात करोगे भी तो हमारा मास और इसका मास बहुत कम होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के फॉर्मूला में जो कांस्टेंट होता है जी होता है 6.67 × 10⁻11, बहुत छोटा नंबर है। उसमें हमारे मास और ये मार्कर के मास को मल्टीप्लाई करने के बाद भी नेग्लिजिबल फोर्स ही आना है, तो इसलिए हमारा फोर्स लग नहीं रहा है। हमारा फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब जब हमने इसको फेंके, तो ये प्योरली किसके कंट्रोल में है? ग्रेविटी के कंट्रोल में, जो कि किधर लग रहा है? और सामने की तरफ कोई फोर्स? सामने की तरफ कोई फोर्स? सिर्फ और सिर्फ फोर्स किधर है? नीचे। सिर्फ और सिर्फ फोर्स किधर है? तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? एक्सेलरेशन भी किधर होगा? मतलब ग्रेविटी के द्वारा जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जी वो किधर की तरफ? नीचे की तरफ। और सामने की तरफ जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? 0, क्योंकि इधर कोई फोर्स नहीं है, इधर कोई फोर्स, इसलिए इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो जैसे ये वाला सवाल बना है, इसमें देखो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन, बट प्रोजेक्टाइल में क्या होने वाला है? सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन होगा और हॉरिजॉन्टल वाला एक्सेलरेशन नहीं होगा, 0 हो जाएगा, बराबर, ठीक है। लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वेलोसिटी तो नहीं, क्योंकि वेलोसिटी हमने एंगल फेंकी, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल वाला वेलोसिटी इसे किधर लेके जाना चाहेगा? सामने की तरफ, बिना एक्सेलरेशन का, ठीक है, आगे की तरफ लेके जाएगा, बराबर। और जो वर्टिकल वेलोसिटी है उसी प्रोसेस में जब ये आगे जा रहे हैं तो ये पार्टिकल वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से किधर जाएगा? ऊपर। और ग्रेविटी किधर काम कर रहा है? अगर वेलोसिटी ऊपर है और ग्रेविटी नीचे, तो ग्रेविटी इसके वैल्यू को कम करेगा कि ज्यादा? रिटार्डेशन मोशन हुआ ना, तो इसलिए ये वर्टिकल वेलोसिटी जब तक रहेगा तब तक पार्टिकल ऊपर जाता हुआ दिखेगा आपको, और जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा उसके बाद पार्टिकल नीचे आना चालू होगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से सामने आता है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से ऊपर या नीचे का मोशन होता है। तो दोनों मोशन साइमल्टेनियसली होंगे साथ में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि हमने ऐसे मार्कर को फेंके और मार्कर बोलेगा नहीं पहले मैं नीचे से चला जाता हूँ फिर ऊपर जाऊंगा, ऐसा मार्कर के साथ नहीं होने वाला। दोनों मोशन साथ में साइमल्टेनियसली लगने वाला है। तो जब दोनों मोशन साइमल्टेनियसली होने वाला है तो दोनों को हमको साथ में देखना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हाँ, ठीक है, दोनों प्रकार के मोशन कैसे होंगे? साथ में होंगे, ठीक है, दोनों को हमको साथ में देखना है। अब उसी को हम लोग बनाते हैं, तो लिखो थोड़ा एक लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लिया आपने, ठीक है। उसमें इतना एग्जाम्पल लिखने का जगह छोड़ने के बाद लिखो, इतनी बाद में आप लिखना, तो इसलिए इतनी जगह छोड़ दो जिसमें कि एग्जाम्पल्स लिख सको आप। उसके बाद लिखना व्हेन ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड with some velocity at angle with horizontal, when object projected with some velocity at angle with horizontal, then its motion is called projectile motion. हो गया? अब देखो ध्यान से इस बात को, ये मान लो हॉरिजॉन्टल है हमारा, यहाँ पर एक पार्टिकल हमारे पास जिसका मास m है, मास का वैसे कोई रोल नहीं है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल मान के चलना है। एक एंगल थीटा पे इसे प्रोजेक्ट कर दिया मैंने, तो जैसे थीटा पे प्रोजेक्ट कर दिया तो ये ऐसे एक एंगल पे जाते जाते ऐसे ऊपर जाएगा, फिर धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, ऐसे टाइप का पाथ।
को फॉलो करेगा। तो इस u के कंपोनेंट निकालेंगे, तो अगर ये वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ये u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x कंपोनेंट u cos थीटा, पहले भी मैंने बताया था जिसके साथ एंगल होता है वो कंपोनेंट cos थीटा लिखते हैं, और उस पर जो परपेंडिकुलर होता है उसे sin थीटा लिखते हैं। तो u का जो ये कंपोनेंट होगा, u का y कंपोनेंट, वो क्या हो जाएगा u sin थीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बराबर है। अब ग्रेविटी जो है g वो किधर की तरफ काम करती है, नीचे की तरफ काम करती है, ठीक है। तो जो एक्सेलरेशन होगा y डायरेक्शन में वो g हो जाएगा और वो नीचे की तरफ होगा। एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन की अगर बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 0, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये वाला मोशन कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा। कोई भी वेलोसिटी कब बदलती है, जब एक्सेलरेशन होता है या जब एक्सेलरेशन नहीं होता है। कोई भी वेलोसिटी कब बदलती है, जब एक्सेलरेशन होता है या एक्सेलरेशन नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है, होता है, तब वेलोसिटी बदलती है। अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को देखो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब ये हमेशा ही u cos थीटा रहेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये पार्टिकल यहाँ से निकल के थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचेगा, तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना रहेगा, यहाँ भी पहुँच जाए तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। फिर ऐसे आगे की तरफ गया तब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। सब जगह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। जब वो हिट करने वाला होगा सरफेस पे तब भी उसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ही रहेगी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई बदलाव, ना तो उसके मैग्नीट्यूड बदलेंगे ना ही उसके डायरेक्शन बदलेंगे। तो पार्टिकल किसी भी जगह पे रहे, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाला है, u cos थीटा रहने वाला है, वो कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, ये बात जम गया। कितने लोगों को समझाई बातें, बताओ क्यों ऐसा है कांस्टेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल का एक्सेलरेशन 0 है। फॉर्मूला है ना v = u + at। अगर a ही नहीं है तो v = u ही रहेगा ना हमेशा। अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो v = हमेशा क्या रहने वाला। इसका मतलब हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेम रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑलवेज सेम। अब वर्टिकल की बात करते हैं, तो वर्टिकल मोशन को देखो तो u sin थीटा ऊपर की तरफ और g जो है वो नीचे की तरफ। तो ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है क्या अपोज कर रहा है। तो जो वेलोसिटी होगा u sin थीटा वो कम होगा कि ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे आप आगे जाओगे उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती जाएगी, और ये जब टॉप पॉइंट पहुंच जाएगा तब ये वाला 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज़ तब तक ऊपर जाता है जब तक उसमें ऊपर में जाने वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी वो रहे। जब 0 हो जाएगा वेलोसिटी, जैसे मान लीजिए इसको फेंक रहा हूँ मैं ऊपर की तरफ, तो एक हाइट तक जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। कब नहीं जा रहा है, जब उसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है 0। उसके बाद अब वो ऊपर नहीं जा रहा है, उसके बाद वो किधर आ रहा है नीचे की तरफ। तो जो ऊपर वाला कंपोनेंट है वेलोसिटी का, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो धीरे धीरे ऊपर जाने पर डिक्रीज होने वाला है, और जब फिर ऊपर से नीचे आता है, अब देखना ध्यान से, इसको अच्छे से देखना तो आपको समझ में आएगा। ऊपर जाते वक्त इसकी स्पीड धीरे धीरे कम होती हुई दिखेगी और नीचे आते वक्त वापस बढ़ती हुई दिखेगी। देखो फिर से देखो, एक ही स्पीड से नहीं हो रहा है, नीचे आने के बाद स्पीड बढ़ती है, ठीक है, स्पीड ज्यादा होती है वर्टिकल, क्योंकि नीचे आने में फिर ग्रेविटी क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। तो जैसे यहां से ऊपर जा रहे तो वेलोसिटी कम होता जाएगा, टॉप पॉइंट पे पहुंचे, ये टॉप पॉइंट हुआ, ये मान लो टॉप पॉइंट हुआ, वहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगी। लेकिन जैसे अब आगे आने चालू हुआ तो फिर से वर्टिकल कंपोनेंट, अब इस मोशन के पहले हाफ में रिटार्डेशन हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में, और दूसरे हाफ में जी तो किधर काम कर रहा है, नीचे की तरफ, और वेलोसिटी अब वर्टिकल वाला भी बढ़ना चालू होगा। वापस यहाँ हिट करते करते वो वही हो जाएगा जहाँ से निकला था, मतलब u sin थीटा। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, u sin थीटा को 0 कराया गया, फिर 0 को वापस से u sin थीटा करा देगा सेम हाइट में, बराबर। ठीक है, तो ये जो भी हिट करेगा उस वक्त जो वेलोसिटी होगी वो वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, रिजल्टेंट उसका एक डायरेक्शन होगा वो जो कि u होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, मतलब वो थीटा एंगल पे ही सरफेस को क्या करने वाला, हिट करने वाला है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हम इस मोशन को अलग अलग समझते हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे कहते हैं रेंज, उसे कहा जाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। वर्टिकली ये जो डिस्टेंस मैक्सिमम ट्रेवल किया इसे कहा जाता है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब ये सब निकालने का प्रयास करते हैं। यहाँ से प्रोजेक्टाइल को यहाँ जाने में कुछ समय लगेगा, उसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। फिर उसी तरीके से यहाँ से यहाँ आने में समय लगेगा, उसे टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। ठीक है, ऊपर आने का टाइम और नीचे आने का टाइम, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट। अब हमको वो टाइम निकालना है, तो मैं एक एक करके मोशन लगाता हूँ। पहले मैं वर्टिकल मोशन लगाता हूँ, वर्टिकल मोशन को देखता हूँ। तो वर्टिकल मोशन में पहले हाफ को देखता हूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। इसके लिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है, नीचे की तरफ -g हो गया, और इसके लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। तो फॉर्मूला लगाता हूँ v = u + at। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल में
इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा प्लस एक्सेलरेशन की जगह इनटू टाइम, ये टाइम ऑफ एसेंट हुआ, ठीक है, ऊपर जाने का टाइम। तो यहाँ से हमको टाइम ऑफ एसेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो, u साइन थीटा बाय जी। बरोबर है क्या, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा ठीक है, तो u साइन थीटा से जीरो होने में जो समय लगा, क्या उतना ही टाइम लगेगा जीरो से u साइन थीटा होने में? अगर आपको विश्वास ना हो तो आप कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में कितना, इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में 0 प्लस एक्सेलरेशन अब डाउनवर्ड मतलब प्लस जी इंटू टाइम ऑफ डिसेंट। यहाँ से टाइम ऑफ डिसेंट आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, u साइन थीटा बाय जी। मतलब ऊपर जाने में जितना समय लगा उतना ही नीचे आने में टाइम लगा। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू, तो टोटल टाइम कितना लगा प्रोजेक्टाइल को यहाँ से लेके वहाँ पहुँचने, टोटल टाइम जो t है इसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। ये हो जाएगा टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2u साइन थीटा बाय जी। इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट, इसे कहा जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट। इतनी देर तक ऑब्जेक्ट हवा में थी इसलिए कहते हैं इसे टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है, 2u साइन थीटा बाय जी। कोई दिक्कत, क्या हुआ, सब ठीक है, कोई तंत्र मंत्र तो नहीं कर रहे? ठीक है, t इक्वल टू 2u साइन थीटा बाय जी, ये हुआ टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें हमको हाइट निकालना है, ये हुआ वर्टिकल हाइट। तो पहले पार्ट को ही देखते हैं, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी 0, इसमें वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया h, एक्सेलरेशन है g। तो फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसी मोशन में v फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू u इनिशियल का स्क्वायर, वर्टिकल डायरेक्शन की बात करता हूँ y डायरेक्शन इक्वल टू 2 प्लस 2 एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन इंटू s इन y डायरेक्शन, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की बात कर रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी कितनी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, तो u स्क्वायर, एक्सेलरेशन कितना, तो यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा 2g, और ये जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो कितनी, तो यहाँ से 2gh इक्वल टू क्या हो जाएगा u स्क्वायर, तो बताओ h इक्वल टू क्या आ जाएगा बाय 2g। ये हो गया हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फॉर्मूला, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। अब रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं, इसके लिए हमको हॉरिजॉन्टल मोशन देखना है, हॉरिजॉन्टल मोशन देखना है। हॉरिजॉन्टल मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u cos थीटा, एक्सेलरेशन कितनी है 0। यहाँ से पार्टिकल को यहाँ आने में कितना समय लग रहा है, कैपिटल T के बराबर, मतलब 2u साइन थीटा बाय g के बराबर। यहाँ से यहाँ जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ r हुआ, अब वो निकालना है, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट को r लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, टाइम कितना है 2u साइन थीटा बाय g। बताओ एक्सेलरेशन कितना है, तो वो पूरा वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो रेंज यही हो जाएगा। अब इस रेंज को सॉल्व करेंगे, r इक्वल टू देखो u स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय जी। अब मुझे ये बताओ कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा का कोई फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री, साइन 2 थीटा, तो रेंज का फॉर्मूला हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। ये प्रोजेक्टाइल का रेंज हो गया, ठीक है, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन होते हैं, एक होता है मैक्सिमम हाइट और एक होता है मैक्सिमम रेंज, कि मतलब मैक्सिमम कितना हाइट तक जा सकता है और मैक्सिमम कितना दूर तक जा सकता है, उसके लिए कंडीशन। अगर मैं कंडीशन लिखूं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट, हाइट की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, देखो हाइट का फॉर्मूला क्या है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। हाइट का फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो बताओ इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा तब होगी जब साइन थीटा की वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। कब होती है 1, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम हाइट है थीटा की वैल्यू क्या 90 डिग्री, और थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगा तो साइन 91 1 का स्क्वायर, तो उस वक्त जो हाइट होंगे वो सबसे ज़्यादा होंगे, और कितना होंगे वो u स्क्वायर बाय 2g के बराबर, ठीक है। उस वक्त का हाइट सबसे ज़्यादा होगा, और कितना होगा u स्क्वायर बाय 2g। इसका मतलब अगर किसी आदमी को ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर फेंकना है, कि उतनी उसकी जितनी क्षमता वो सब लगा दे और उसे सबसे ऊपर फेंकना है, तो वो एंगल पे ऐसे नहीं फेंक सकता, उसे 90 डिग्री पे फेंकना पड़ेगा। किधर फेंकना पड़ेगा 90 डिग्री पे, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल पे नहीं फेंक सकता, हॉरिजॉन्टल के साथ किधर फेंकना पड़ेगा, तो सबसे ऊपर जाएगा।
ठीक है, देखो इसी को इसी स्पीड से मैं एंगल फेंकता हूँ, क्या उतना ऊपर जा रहा है? नहीं जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। और जब उसी स्पीड से ऊपर फेंक रहा हूँ तो ज़्यादा हाइट तक जा रहा है। अगर हमारी कंडीशन है कि हमको ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर फेंकना है तो हम किधर फेंकेंगे? वर्टिकली अपवर्ड, थीटा इक्वल टू 90 पे वर्टिकली अपवर्ड। अब अगर मैक्सिमम रेंज की बात करना है, देखो रेंज का जो फॉर्मूला है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तब होगी जब ये साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 मतलब 2 थीटा की वैल्यू 90। मैक्सिमम रेंज के लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होना चाहिए। ये तब होगा जब 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। और जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रहेंगे तो साइन 91 हो जाएगा। तो उस वक्त जो रेंज होगा मैक्सिमम वो कितना होगा? यू स्क्वायर बाय जी। मतलब ये हुआ कि अगर आपको सबसे दूर फेंकना है तो आपको 45 डिग्री के एंगल पे फेंकना पड़ेगा। देख लो ध्यान से, ध्यान से देखो। एक को मैं ऐसे 0 डिग्री फेंक दिया, कहाँ गिरा वो देखो। एक को थोड़ा 15 डिग्री पे फेंका, ठीक है, और एक को समझो 45 पे फेंक रहा हूँ, तो ज़्यादा दूर कौन सा गिरा? 45 वाला। मतलब जब भी आपको मैक्सिमम रेंज पे फेंकना है तो आपको लिए कौन से एंगल पे फेंकना चाहिए? 45 डिग्री पे। 45 से कम एंगल पे भी वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा और 45 से ज़्यादा एंगल पे भी वो ज़्यादा दूर से नहीं जाएगा। अगर किसी चीज़ को 45 डिग्री पे फेंकोगे और थोड़ा ज़्यादा बड़ा एंगल पे, थोड़ा छोटे एंगल पे, बताओ कौन से एंगल पे सबसे ज़्यादा दूर गए? समझ में आया बात है आपको? तो अगर मैक्सिमम रेंज के लिए फेंकना है तो कौन से एंगल पे फेंकना है? 45 डिग्री पे। कौन से एंगल पे? तो धमाल मूवी देखे थे आपने? नहीं देखे? वो एक सीन था ना उसमें अरशद वारसी का कार जल जाती है, रील्स वगैरह तो जरूर देखे हमने। तो उसमें ऐसी बातें करता है, जंगल में फंस जाता है गाड़ी लेकर, कार लेकर के, तो टूटी हुई पुलिया रहती है। तो उसमें जो भी देखे होंगे उनको पता होगा। तो बोलता है कि कोई बात नहीं, 80 के स्पीड से जाएंगे, 45 डिग्री पे जाएंगे और ब्रिज को तड़पा के उस तरफ पहुंच जाएंगे। फिर उसमें से एक पत्थर उठा के फेंकता है, उसमें ब्रिज का थोड़ा सा हिस्सा और टूट जाता है। बोलता अब कोई बात नहीं, अभी 120 के स्पीड पे जाएंगे, 45 के एंगल पे जाएंगे, उस साइड पहुंच जाएंगे। अब रेंज ज़्यादा चाहिए तो स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, यू की वैल्यू 120 कर देंगे। और फिर करता भी है और उस साइड जाता भी, लेकिन गाड़ी में आग लग जाती है और जल जाती है। चलो लिखो आप पूरी बात को, हो गया क्या? आप देखो स्टेटमेंट लिखना है ऐसा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो स्पीड का है वो हमेशा क्या रहने वाला, उसमें कोई बदलाव, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट पहले डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, और बाद में जब पार्टिकल टॉप पॉइंट पे तब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी? नहीं, मिनिमम। जीरो तो सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है ना, तो वहां सबसे कम स्पीड होती है और वो कितनी होती है? जीरो नहीं होती। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो होती है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रहती है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि शुरू में पार्टिकल जैसे जैसे आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, वैसे स्पीड कम होगा और मिनिमम होगा कहाँ पे? एट टॉप। और वो कितनी होगी? u cos थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा? जीरो। और फिर आगे जैसे जाएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, ठीक है। और लोएस्ट पॉइंट पे आकर के उतना ही हो जाएगा जितना से छोड़ा गया था, मतलब u से छोड़ा गया तो u ही हो जाएगा लोएस्ट पॉइंट पे आकर, ठीक है। तब ये दो स्टेटमेंट लिखना है, लिखो पॉइंट। पहला, इन प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, in projectile motion horizontal component of velocity is always constant. In projectile motion horizontal component of velocity is always constant at all point of projectile, 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 ऑल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। लिखिए दूसरा पॉइंट, इन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज, इन प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेज becomes minimum u cos theta at top point, becomes minimum u cos theta at top point, u cos theta at top point, and then increases, ठीक है। तीसरी बात है, प्रोजेक्टाइल जिस ट्रैक को फॉलो करता है उसका जो पाथ होता है उसे पैराबोलिक पाथ कहते हैं।
तो आपको पूछा जाएगा कि कैसा पाथ है, तो क्या बोलेंगे आप? पैराबोला। तो लिखना तीसरा पॉइंट, द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ, द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ट्रेजेक्टरी के ब्रैकेट में लिख देना पाथ, ट्रेजेक्टरी ब्रैकेट में लिख देना पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, path of projectile is parabolic, path of projectile is parabolic, path of projectile is parabolic। अब अगर इस पाथ का इक्वेशन लिखना है तो उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। पहले मैं लिख देता हूं इक्वेशन। अगर किसी पार्टिकल को ऐसे छोड़ा गया u से, ये कंपोनेंट u cos थीटा, ये कंपोनेंट u sin थीटा, एक्सेलरेशन जो है g नीचे की तरफ है, इधर एक्सेलरेशन जो है वो 0 है। पार्टिकल थोड़ी देर बाद मान लो यहाँ पहुँच गया, ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट x हो गया, ये इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट y हो गया, t टाइम पाथ, ये t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ है, t इक्वल टू t टाइम पे पार्टिकल यहाँ है। तो जो y होगा वो होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो उसके लिए u कितना है? u साइन थीटा t प्लस की जगह माइनस हाफ g टी स्क्वायर। तो y की वैल्यू मुझे करने दो पहले, फिर बाद में लिखना u साइन थीटा t माइनस हाफ g टी स्क्वायर, ये हो गया y। और अगर x निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हुआ x, वो x हो जाएगा u cos थीटा इंटू टी। यहाँ से हम t निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x बाय u cos थीटा। और अगर इस t को इसमें रख दिया जाए तो रिलेशन होगा y इक्वल टू, देखो u साइन थीटा इंटू टी की जगह x बाय u cos थीटा माइनस हाफ g टी स्क्वायर बोले तो x स्क्वायर बाय यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो u और u, साइन बाय कॉस क्या हो जाएगा? तो ये हो गया x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी y और x का जो रिलेशन होता है उसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, जहाँ कहीं। तो y इक्वल टू हो जाएगा x टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसी को थोड़ा सा और आगे अगर कन्वर्ट किया जाए और इसमें से x टेन थीटा कॉमन ले लिया जाए, अगर इसमें से x टेन थीटा कॉमन ले लेंगे तो देखना, इधर बनाता हूँ, अगर मैं x टेन थीटा कॉमन ले लूँ उसमें से y इक्वल टू, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचेगा g, एक x बच जाएगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा टेन थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि हमने टेन थीटा भी कॉमन लिया, यहाँ टेन थीटा से डिवाइड हो जाएगा। इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे 1 माइनस जी एक्स बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, टेन थीटा का मतलब बाय कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। थोड़ा और आगे सॉल्व करें, एक्स टेन थीटा 1 माइनस, यहाँ जी एक्स में एक्स ऊपर छोड़ देते, जी को नीचे लेके चले जाते, तो जगह 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा इंटू बाय जी। देखो ध्यान से, ये रेंज का फॉर्मूला है, रेंज जहाँ निकाले वहाँ देखो मैच करो, है ना, 2 यू स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा बाय जी, है ना। तो उसको हम आर से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम इसको आर से रिप्लेस कर देंगे तो एक्स बाय आर आएगा, मतलब जो दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के रूप में काम आएगा वो एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स बाय आर। आप ये दोनों इक्वेशन लिख डालो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के नाम पे, फिर प्रूफ मन हो तो लिख सकते हो, नहीं हो तो नहीं लिख सकते। चलो नीचे लिख लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।